Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, जिसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ये चौथा चैप्टर है इस वीडियो में, जिसका चैप्टर का नाम है महासागरीय और महाद्वीपों का वितरण। इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया गया है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, इंडिया का जो है मूवमेंट कैसा था, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चैप्टर में बहुत अच्छे समझाया गया है। इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ये क्लास 11th एनसीईआरटी का 4 नंबर चैप्टर है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनका वितरण क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। भारत ये प्लेट की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये भी हमें इसके बारे में पढ़ना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की चर्चा बहुत अच्छे से की गई है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। हम लोगों ने इसके पहले जो देखा था, भूगर्भ के बारे में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं कैसी हैं। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर जो है महासागर फैला हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में ये सेंटेंस बना के आ जाता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है महाद्वीप है, तो 29% भाग पर क्या है, महाद्वीप है, बाकी पर महासागर है। तो महासागर का विस्तार ज्यादा है और महाद्वीपों का विस्तार कम है। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आप मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही है। कहने मतलब यह है कि जैसे आज हमारी जो पृथ्वी पे आप महाद्वीप देखते हैं, तो महाद्वीपों की जो लोकेशन आज दिखती है वो पहले वैसी नहीं थी। पहले सब महाद्वीप एक जगह इकट्ठा थे, धीरे धीरे उनका अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। जैसी आज है वैसी नहीं रहेगी और उनमें भी बदलाव आएगा। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है तो अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। मतलब कि आज महाद्वीपों और महासागरों की जो वर्तमान स्थिति है उसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अगर परिवर्तन ना होता तो ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं भी नहीं होती। तो आखिर वैज्ञानिक उनका पता कैसे लगा ले रहे हैं, तो वही भूकंप और ज्वालामुखी इसका सबसे सटीक एक जो है उदाहरण के रूप में जाना जाता है। आगे लिखा है, उन्होंने इन महाद्वीपों और महासागरों के पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। मतलब इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि महाद्वीपों और महासागरों की जो स्थिति है उसका निर्धारण कैसे हुआ, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और आज वो वर्तमान में वहां पहुंचे कैसे हैं, ये हमें जानना है। यहाँ पर एक टॉपिक है महाद्वीपीय प्रवाह, इसे महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं। ये वेगनर नामक एक विज्ञानी ने इस सिद्धांत को दिया था। महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ है, इनका कैसे एक एक महाद्वीप बने हैं, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो लिखा है, अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। आप इस मैप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि जो अटलांटिक महासागर की तटरेखा है वो बहुत ज्यादा क्या है, तो बहुत ज्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं जिगजैग तरीके से ऐसे है। आप ये देख सकते हैं ऐसे है, मतलब कि एक समान तरीके से नहीं है, इसमें जो है जिगजैग तरीके से बनाया गया है। आगे लिखा है, इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक जो है सममिति है। सममिति का मतलब हो गया कि इसमें जो है समानता नहीं है, बहुत ही उबड़ खाबड़ तरीके से बनाए गए हैं। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जोड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। आप इस मैप में जो आपने देखा अभी, इस मैप को दोबारा देखिएगा। यहाँ देखो, आप मैप पे देख सकते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है और जो यूरोप है वो आपस में दोनों देख सकते हैं कि टूट के अलग हुए हैं। उसी तरह से आप देखिए दक्षिण अमेरिका और आप देखिए अफ्रीका, ये भी दोनों टूट के क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। तो जब दोनों चारों महाद्वीप अलग हुए हैं तब बीच में अटलांटिक महासागर बना हुआ है। ठीक है, तो उसी को बारे में बात हो रही है। आगे लिखा है, विज्ञान के इतिहास के
ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्र वेता अब्राहम आर टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया कि एंटोनियो पेलेग्री ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया है। तो तीनों महाद्वीप पहले क्या थे, इकट्ठा थे, दिखाया गया था, पहली बार ये बनाया गया। आगे जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ दिया गया कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और इसका नाम क्या रखा गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कब दिया था, 1912 में। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वेगनर कौन थे, तो ये मौसम वैज्ञानिक थे और इन्होंने मौसम के आधार पर, जलवायु के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, वनस्पतियों के आधार पर, जीवाश्म के आधार पर यह अनुमान लगाया है, ये बताया है उन्होंने, सिद्धांत जो दिया है उसी सिद्धांत को हमने दिया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो सारे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान गए हैं, उन्हीं को कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने दिया है, तो 1912 में ये दिया था। किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। ये जर्मनी के रहने वाले थे। याद रखना, ज्योग्राफी में जब तक हम इनको नहीं पढ़ते हैं तब तक ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर अधूरा रहे। इसलिए ज्योग्राफी में अगर हम कभी भी पढ़ते हैं तो वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ना बहुत ही जरूरी है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। ठीक है, तो जो ये सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इससे कई व्याख्या पता चलती है। इससे पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, वलित पर्वत किसे कहते हैं, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब का विवरण हमें किससे मिलता है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से। इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो महाद्वीप है और जो कितने हमारे पृथ्वी पर कौन कौन सी प्लेटें हैं, इसकी भी जानकारी हमें कौन देता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े थे। पहले हम इसको आपको समझा देते हैं, फिर मैं इस पूरे को पढ़ूंगा, आपको तो समझ में ज्यादा आएगा। आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, इसको यहाँ पर एक मैप के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जो वेगनर थे उन्होंने ये बताया कि सारी, मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर सारे महाद्वीप एक जगह पे इकट्ठा थे। तो जो महाद्वीप इकट्ठा थे एक जगह, उसका उन्होंने नाम दिया पेंजिया। ठीक है, और जो पूरा ये वाला क्षेत्र है इसको इन्होंने सागर का नाम दिया, तो ये महासागर था। और महासागर का इन्होंने नाम क्या दिया, पैंथालसा नाम दिया, पैंथालसा। ठीक है, तो पैंथालसा महासागर था और महाद्वीप पेंजिया था। फिर इन्होंने बताया कि जो पेंजिया है, ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। ऊपर वाले भाग को इन्होंने नाम दिया लाउरेसिया या अंगारा लैंड, और नीचे वाले जो भाग है उसको नाम दिया उन्होंने क्या, गोडवाना लैंड। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि जो आपका लाउरेसिया था, वो लाउरेसिया दो भागों में टूट गया। उसका एक भाग जो है यूरेशिया कहलाया, यूरेशिया, और एक भाग जो है उत्तरी अमेरिका कहलाया। ठीक है, इन्होंने फिर बताया कि जो आपका गोडवाना लैंड है, ये जो है कितने भागों में टूट गया, तो गोडवाना लैंड जो है टूटा कितने भागों में, 5 भागों में। एक आपका क्या कहलाया, जो है दक्षिण अमेरिका, एक अंटार्कटिका, एक भारतीय प्लेट, एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और एक अफ्रीकी प्लेट। तो गोडवाना लैंड से इतने क्षेत्र अलग हुए हैं, और जो अंगारा लैंड ऊपर था इससे 2 क्षेत्र अलग हुए हैं, एक जो है यूरेशिया और एक और का उत्तरी अमेरिका। तो ये पूरा महाद्वीपों का विस्थापन ऐसे ही हुआ है, तो उसी को यहाँ पे समझाया गया है। अब इसको मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और इसका मैं जो है एक जो है आपको इमेज भी, अभी आगे इमेज भी देखेंगे, वहां और अच्छे समझेंगे, चित्र को देख करके तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। लिखा है, इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। तो अकेले भूखंड, आप, मैंने भी बताया आपको, ये पृथ्वी है, तो अकेला एक ही भूखंड कौन था, उसका नाम क्या था, पेंजिया। तो आगे लिखा है, वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह बड़े महासागर से घिरा हुआ था। तो आज जितने भी महाद्वीप है सब पेंजिया ही कहलाते थे, और किससे घिरा था, एक बड़े महासागर से। तो इसको महासागर को नाम क्या दिया गया था, पैंथालसा। आगे लिखा है, ये देखो आगे क्या लिखा है, उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। तो जो महाद्वीप था उसका नाम क्या था, तो उसका महाद्वीप का नाम था पेंजिया। तो ये दक्षिण गोलार्ध में है, इसका नाम पेंजिया है। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। विशाल महासागर को पैंथालसा कहा
कहा गया। ठीक है, तो जो ये वाला भाग है उसको पैंथालसा, और जो महाद्वीप वाला स्थल वाला भाग है उसे पेंजिया कहा गया, जो मैंने आपको समझाया था, जिसका अर्थ है जल ही जल। तो पैंथालसा का अर्थ है जल ही जल, और पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है, अब यहां समझ लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वेगनर ने जो महासागर की कल्पना की थी, तो महासागर का नाम क्या था? पैंथालसा, और महाद्वीप का नाम क्या था? पेंजिया। तो मैंने आपको ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझिएगा कि जो दक्षिण गोलार्ध में पूरा स्थित है यहाँ पर, ये पेंजिया था, और जो ऊपर वाला भाग है वो पैंथालसा था। आप इस मैप पे भी माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले पेंजिया था, फिर एक पैंथालसा था। तो पैंथालसा महासागर और पेंजिया महाद्वीप था। आगे क्या कहते हैं? वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। ठीक है, तो याद रखना, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? ये पेंजिया, तो पेंजिया में विभाजन हो गया। ठीक है, अब पेंजिया दो भागों में बट गया। तो जो उत्तर वाला भाग है उसका नाम क्या दिया? मैंने अभी बताया था, लाउरेसिया या अंगारा लैंड कहते हैं। तो लिखा है पेंजिया के पहले दो बड़े भूखंड पिंडों में एक लाउरेसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो जो ये उत्तर वाला है इसको नाम क्या दिया गया? लाउरेसिया, और जो दक्षिण वाला है इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, आप इस मैप पे देख सकते हैं, दो भागों में इसको बटा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने बनाया भी है, समझाया, और एक इमेज के माध्यम से आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, आगे क्या कहा गया? जो है क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंड के रूप में विभक्त थे। तो मैंने आपको बताया कि जो उत्तर वाला भाग है ये आपका लाउरेसिया, इसी को अंगारा लैंड भी नाम दिया गया, और जो नीचे वाला भाग है ये गोंडवाना लैंड हो गया। इसके बाद लाउरेसिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में टूट गए। अभी मैंने क्या बताया कि लाउरेसिया टूटा, तो लाउरेसिया के टूटने से दो महाद्वीप बने, एक यूरेशिया और एक उत्तरी अमेरिका। और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे टूटा, तो उससे भी कई जो है महाद्वीप बने। तो उसमें तो गोंडवाना लैंड से 5 महाद्वीप बने। अभी मैंने बताया कौन कौन से, तो दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये सब किससे बने हैं? गोंडवाना लैंड से। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका किसका भाग है? लाउरेसिया का। इसके अलावा अफ्रीका किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार है। तो जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया वेगनर ने, तो इनसे प्रमाण मांगा गया कि आप जो इस सिद्धांत दे रहे हो इसका प्रमाण क्या? तो उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिया ये देखना है। आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। तो महाद्वीपों का जो विस्थापन वेगनर ने बताया, तो उसका क्या प्रमाण दिया? पहला दिया महाद्वीपों में साम्य। महाद्वीपों में साम्य का मतलब है कि कुछ महाद्वीपों के तटों को अगर मिला दिया जाए तो साम्यता दिखाई देगी। कैसे? आप इस मैप को देखिएगा, अफ्रीका और जो है दक्षिणी अमेरिका, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों की तटरेखा बिल्कुल क्या हो जाती है? साम्य हो जाती है। जैसे मैं यहाँ मैप आप देखते रहिएगा, मैं यहाँ मैप बना देता हूँ। जैसे ये आपका है दक्षिणी अमेरिका और ये आपका है अफ्रीका। तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों आपस में मिले हुए थे, और इन्होंने कहा कि अफ्रीका से ही टूट करके दक्षिण अमेरिका अलग होकर के पश्चिम की ओर विस्थापित हो गया। तो देखो आप यहाँ मैप पे भी देखिए, और यहाँ मैंने जो बनाया है आप देखिए, तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिलने के बाद एक भूखंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है दोनों टूट के क्या हुए हैं? अलग हुए हैं। तो लिखा है अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अंटार्कटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य ठिकाने बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई। मतलब इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो उत्तरी अमेरिका का और दक्षिणी अमेरिका का, अफ्रीका और यूरोप के तटों को आपस में मिलाने की कोशिश किया, तो लगभग सब मिल गए, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। और आपने यहाँ पर इमेज को देखा भी, आप दोबारा इमेज को यहाँ देखिएगा, और आप यह देखिए वैसे मैंने आपको बताया कि यह दक्षिण अमेरिका है और ये आपका अफ्रीका है। तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। तो ऐसा करने से ये पता चल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से ही, मतलब अफ्रीका से ही दक्षिण अमेरिका टूट के क्या हुआ है? अलग हुआ है। ये पहला उन्होंने प्रमाण दिया। महासागरों के
पार चट्टानों की आयु में समानता। इन्होंने नाम दी, इन्होंने क्या कहा कि भाई समझ लीजिए कि जो महाद्वीपों और महासागरों की चट्टानें हैं वो उनमें साम्यता है, उनमें भिन्नता नहीं है, और अगर साम्यता है तो इसका मतलब वो कभी एक रहे होंगे। लिखा है आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण, ठीक है, विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। आप इस मैप पे दोबारा देखिएगा, एक तरफ यहाँ ब्राजील दिख रहा है और एक तरफ यहाँ पर अफ्रीका का तट दिख रहा है। तो दोनों जगह पर ब्राजील में और अफ्रीका के तट पर दोनों जगह की चट्टानें जब देखी गई तो दोनों चट्टानें बिल्कुल एक हो गई, मतलब कि दोनों में कोई मतलब असमानता नहीं थी। तो इसका मतलब है कि दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से सटा हुआ था। ठीक है, तो आगे लिखा है जो है जो आपस में मेल खाती हैं, मतलब कहने का है कि ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती जो चट्टानें पाई गई उनमें आपस में मेल है, अंतर नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जो रेसिक काल के हैं, इससे यह पता चलता है कि इस समय के पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी, मतलब वहां महासागर नहीं था, पहले दोनों एक ही थे, बाद में जब दोनों टूट गए तो बीच में दक्षिणी अटलांटिक महासागर आ गया। अब आप मैप पे दोबारा देखिएगा, इस मैप पे देखो कि अब जो है दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों एक हो जाएंगे और दोनों के बीच में ही दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो इसका कहने का मतलब है कि दोनों पहले एक थे। तो ब्राजील तट और अफ्रीका के जो तट है वहां की मिट्टी बिल्कुल सेम है, चट्टान सेम है, जीवाश्म सेम है, इसका मतलब है कि वो सब पहले एक रहे होंगे। तीसरा है टीलाइट। टीलाइट क्या है? टीलाइट वे औषधि चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्तर रूपों में मिलते हैं। तो मतलब ये कहने का है कि जो हमारे यहाँ गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं भारत में और जो दक्षिण गोलार्ध में चट्टानें पाई जाती है दोनों में साम्यता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत कभी दक्षिण गोलार्ध में था जो धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो चट्टानें वहां दक्षिण गोलार्ध में पाई जाती है वही भारत में अगर पाई जा रही तो इसका मतलब है कि भारत पहले दक्षिण गोलार्ध में था, धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर आया है। आप इस भारत के मैप को यहाँ पे देखिए, भारत आप देख सकते हैं कि पहले भारत कहाँ पे था, धीरे धीरे भारत उत्तर पूर्व की ओर खिसकते हुए आप ये देख सकते हैं ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर चट्टान जो पाई जा रही है इसका मतलब है कि भारत पहले दक्षिण गोलार्ध में था। ठीक है, आगे लिखा है गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टीलाइट हैं जो विस्तृत और लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। मतलब यह है गोंडवाना चट्टान के जो नीचे जो पाई गई तो ये पता चला कि ये चट्टानें वहां पाई जा सकती है जहां पे बर्फ हो। तो इसका मतलब भारत पहले कहाँ पे था, तो भारत पहले अंटार्कटिका के पास था, तो वहां बर्फ जमी थी। तो इसका मतलब है कि भारत जो है विस्थापित हुआ है। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। मतलब कि सभी जितने भी क्षेत्र आप दिख रहे हैं ये सब गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुए हैं। ठीक है, तो जब गोंडवाना लैंड से टूटे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जितनी जो चट्टानें पाई जा रही हैं गोंडवाना से चट्टानें ये हर जगह पाई जा रही हैं। और जब गोंडवाना चट्टानें हर जगह पाई जा रही है, कहाँ कहाँ पर? अफ्रीका में, फॉकलैंड द्वीप पर, मेडागास्कर में, ऑस्ट्रेलिया में और जो है अंटार्कटिका में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब एक साथ जुड़े हुए थे। और मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि सब किससे जुड़े हुए थे? गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी ना कभी ये सब एक जगह थे जो बाद में अलग हुए हैं। आगे लिखा है गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टीलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है, इसलिए इसमें हर चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है और यही क्वेश्चन प्री और मेंस में दोनों में पूछा जाता है। एक और प्रमाण है फ्लेसर निक्षेप क्या होता है? घाना तट, घाना कहाँ पर है? पहले आप इस मैप पे देखिएगा, अफ्रीका में घाना देखिएगा तो अफ्रीका जो है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर घाना समुद्र के तट के पास है। ठीक है, पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। ठीक है, सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं। अब ध्यान समझिएगा,
कि जो घाना है, आप देखिएगा तो अफ्रीका में घाना कहाँ पर है, तो बिल्कुल जो है आप देखिए तो बिल्कुल किनारे पर है। और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, तो ब्राजील भी देखिए, अब दक्षिण अमेरिका का मैप देखिए, तो दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे तो ब्राजील सबसे जो देखिएगा पूरब में है। ठीक है, आप यहाँ देखिए ब्राजील में, आप इस मैप पे देखिएगा तो यहाँ देखिए ब्राजील सबसे कहाँ पर है, किनारे की ओर है। अब ऐसी स्थिति में कि अगर इसका मतलब है कि ब्राजील और ये जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट को मिला दिया जाए तो ब्राजील घाना ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि घाना में सोना नहीं पाया जाना चाहिए था। सोना कहाँ पाया जाना चाहिए था, ब्राजील में पाया जाना चाहिए था। और इसका मतलब है कि अगर सोना घाना में पाया जा रहा है और इसका मतलब है कि कभी न कभी ब्राजील का हिस्सा रहा है, ये पूछा गया है। इसका मतलब यह हुआ तो ब्राजील में पाई जाती है। यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। आप समझ में आ गया। तो घाना तट और ब्राजील तट कभी न कभी आपस में मिले थे, इसी कारण घाना में सोना पाया जाता है जबकि वहां सोना नहीं पाया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों कभी एक रहे होंगे जो टूट के अलग हुए हैं। आगे है यहां पर जीवाश्म का वितरण। ठीक है, जो जीवाश्म है वो का वितरण हुआ। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाए जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होगी। कहने मतलब यह है कि जो समुद्र है और जो समुद्र किनारे हैं वहां कई जो जीवाश्म पाए गए उनमें भी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। इस प्रेक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। तो लेमूर ये 3 जगह पाए जाते हैं, भारत में भी, मेडागास्कर में, अफ्रीका में। ये बंदर है ये लेमूर, और ये तीनों जब एक जगह पाए जाते हैं इसका मतलब है तीनों एक साथ कभी ना कभी मिले होंगे। मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड के भाग थे तीनों क्षेत्र। आगे कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा था। तो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका को तीनों को मिला दें तो उस स्थल को क्या कहते हैं, लेमुरिया कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे है जो है मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी जो है अस्थियां मतलब हड्डी केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में एक इरावर सेल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है जिसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक मेसोसारस नामक एक जो है रेंगने वाला जीव है, तो ये ब्राजील में भी पाया जाता है और अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो जब ब्राजील और अफ्रीका में दोनों जगह पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों कभी न कभी एक रहे होंगे, इसीलिए जो है वो एक साथ पाए जाते हैं। तो जो वेगनर महोदय ने जो ये सिद्धांत दिया और उन्होंने जो प्रमाण दिया, तो प्रमाण कौन कौन सा दिया कि महाद्वीपों में साम्यता है जोड़ने पर। दूसरा इन्होंने नाम दिया महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो है टिलाइट, ये भी इन्होंने बताया, ये भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। प्लेसर निक्षेप का इन्होंने उदाहरण दिया और जीवाश्म का इन्होंने उदाहरण दिया। तो इन्होंने टोटल 5 सिद्धांतों मतलब प्रमाण के द्वारा इस सिद्धांत को इन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया है। इसीलिए ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं। अगर इसको हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये आगे खड़ा होता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ ये क्यों हुआ, ये इतने बड़े भूखंड आप ये अलग हुए कैसे। हमने तो बता दिया अलग हो गए, इन्होंने सारा प्रमाण दे दिया। तब इनसे ये पूछा गया वेगनर महोदय से कि पहले आप ये बताइए कि अलग कैसे हुए, टूटे कैसे। इतना बड़ा महाद्वीप है, इतना मजबूत महाद्वीप है, उसमें चट्टानें पाई जाती हैं और इतना बड़ा भूखंड टूट कैसे जाएगा, इन्होंने ये बोला। तो क्या इन्होंने प्रमाण दिया, तो लिखा है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। इन्होंने विस्थापन के 2 कारण को बता दिया। पहला पोलर या ध्रुवीय जो है फ्लेइंग बल और दूसरा ज्वारीय बल। तो जो ज्वारीय बल आता है, ज्वार भाटा होता है, पृथ्वी के आकर्षण के कारण ये हो गया, और दूसरा जो है ध्रुवीय फ्लेइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है और जो ज्वार भाटा आ रहा है, इसी कारण उन्होंने बताया कि जो है महाद्वीप आपस में धीरे धीरे क्या हो गए, टूट गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों को आपको अच्छे से
याद करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है। आपको पता है कि पृथ्वी बिल्कुल नारंगी जैसी है, बिल्कुल गोल नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। ठीक है, तो पृथ्वी, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी उभरी क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यही क्वेश्चन आपसे तर्क के साथ कथन कारण में पूछा जा सकता है। आगे लिखा है, दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है जो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। तो जो ज्वार भाटा आता है हमारे यहाँ, वो पृथ्वी और चंद्रमा मतलब और सूर्य, इन तीनों का जो है गुरुत्वाकर्षण का परिणाम होता है। इन्होंने बताया इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्लेटें आपस में टूट गईं और टूट करके जो है महाद्वीप विस्थापित होने लगी, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना है कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जो है सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, ये दो प्रमाण ही पर्याप्त नहीं है और भी प्रमाण देने की जरूरत है, तो उसको लेकर के तमाम जो है विवाद हुआ, लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन का इन्होंने ये तर्क दिया है। आगे लिखा है, संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा क्या होती है, आप पहले इस मैप को देखिएगा। यहाँ इस मैप आप देख लीजिए और मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं कि संवहन धारा होती क्या है। ठीक है, ये आप मैप देखिएगा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में कोर एरिया है, क्रोड है और क्रोड ठोस अवस्था में है। इस मैप पे आप देखेंगे कि यहाँ संवहन धाराएं निकल रही हैं और संवहन धाराएं निकल करके, क्योंकि ये गर्म है तो यहाँ से ऊष्मा निकलती है, तो संवहन धाराएं निकल करके आती हैं और प्लेटों से टकरा करके वापस फिर चली आती हैं और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो जो प्लेटें चलती हैं, ये जो संवहन धाराएं चलती हैं, इन्हीं प्लेटों को गति दे देती हैं, यही प्लेटों को तोड़ देती हैं, तो संवहन तरंगों के द्वारा ही प्लेटें टूटती हैं। इस मैप पे आप समझ सकते हैं, देख करके आप देखिए कितनी मोटी ज्वाला निकल रही है और जाकर के प्लेटों को टकरा करके फिर वापस आ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यही प्लेटों को क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। तो कभी प्लेटें आपस में टूटेंगी, मतलब आपस में जुड़ेंगी, तो कभी एक दूसरे के विपरीत भागेंगी। यही संवहन तरंगों ने किया, तो उसी को समझाया गया है। तो लिखा है, 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की। होम्स ने कहा कि जो मेंटल है वहां संवहन धाराएं चलती है। अभी मैंने आपको बताया, ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। आप देख सकते हैं पूरे उसमें पृथ्वी पे विद्यमान था। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास है जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। ठीक है, तो ये इसी कारण उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो है, जो पृथ्वी चट्टानें बनी हैं, वो इसी का परिणाम है। आगे लिखा है, महासागरीय अंधस्थल का मानचित्रण। ठीक है, जो महासागर है उसके अंदर का मानचित्रण किया गया, तो क्या पता चला कि महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अंधस्थल जो है एक विस्तृत मैदान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो महासागर है, महासागर के अंदर आप कभी मत समझिएगा कि महासागर के अंदर केवल मैदान है, ऐसे नहीं। महासागरों के अंदर भी पर्वत पठार पाए जाते हैं, कटक पाए जाते हैं, वहां घाटियां पाई जाती हैं, गर्त पाई जाती हैं। तो ऊंचा बच वहां भी है, समानता नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि महासागरों के नीचे बिल्कुल एक समान है, नहीं। महासागरों के अंदर भी पर्वत पठार सब पाए जाते हैं, घाटियां पाई जाती हैं, वहां पे मैदान पाए जाते हैं, सब कुछ पाए जाते हैं, इसलिए वहां ऊंचा बच पाया जाता है। ऊंचा बच का मतलब ही होता है ऊंची नीची जमीनें या क्षेत्र। ठीक है, आगे लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है महाद्वीपीय जो है अंततल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इनके जो है, जो अंदर में जो है जलमग्न पर्वतीय कटकें और गहरी खाइयां हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब लोगों को मालूम चला कि सागरों के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं, कटक पठार पाए जाते हैं, गहरी खाइयां पाई जाती हैं, एक समतल मैदान नहीं है, जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई जाती हैं, तो ये ज्वालामुखी से निकल के बनती हैं कटकें। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानों के काल निर्धारण जो है डेटिंग ने यह
तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। तो जो महासागर में चट्टानें पाई जाती हैं महाद्वीपीय भागों की चट्टानों की अपेक्षा क्या है, नई है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं उनकी आयु और रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। यह अनुमान लगाया गया इसी कारण महाद्वीपों में जो है विस्थापन हुआ है और जो है महाद्वीप अलग अलग बने हैं। आप ये देख सकते हैं, ये महासागर के जो है दिखाया गया है। तो महासागर में जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मान लीजिए समुद्र का ये तल है, जो ऊपर वाला भाग है समुद्र का तल कहलाता है। तो यहाँ देखिए आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो गहराई धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर महासागरीय जो गंभीरता में गर्त पाए जाते हैं, बेसिन पाया जाता है, महाद्वीपीय जो है सेल्फ पाया जाता है, ढाल पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि महासागरों के अंदर एक समानता नहीं है, महासागर के अंदर भी ऊंची नीची चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है महासागरीय अंध तल की बनावट कैसी है। तो इस भाग में हम महाद्वीपीय महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृति अध्याय 13 में विस्तृत से जो है बताई गई है, वर्णित है। तो गहराई और उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। महासागरीय सीमा कहते हैं, महाद्वीपीय सीमा कहते हैं, गहरे समुद्री बेसिन कहते हैं और मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। तीनों क्या होते हैं एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है महाद्वीपीय सीमा। तो याद रखना यह महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग होता है, ठीक है। इसे महाद्वीपीय मगनतट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाई आदि शामिल है। ये है क्या, ध्यान समझ लीजिएगा। मान लीजिए महाद्वीप है, तो महाद्वीप के बाद जब ये महासागर शुरू होता है तो महासागर अचानक नहीं शुरू होता है। जैसे पहले ढाल शुरू होगी तो ढाल के बाद धीरे धीरे महासागर शुरू होगा। अब यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका सागर तल हो गया। तो जहां पे ये गहराई शुरू हो रही है इसी को मग्न तट कहते हैं और यहाँ ढाल कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, खाई कहते हैं। जब यहाँ गहराई में जाएंगे तो यहाँ कहीं खाई पाई जाएगी, जो गर्त पाया जाएगा उसी को खाई कहते हैं। जैसे सुना होगा मैरियाना गर्त, ठीक है। तो महासागर एक समान नहीं है, यहाँ भी जो है ढाल पाई जाती है, तो इसी को महाद्वीपीय सीमा कहते हैं। तो ये महाद्वीपों के भाग होते हैं जो महासागर में डूबे होते हैं, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, महाद्वीपीय मग्न तट। तो तट है जो मतलब डूबा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब ये है। और ये ढाल है तो ये सागर में है लेकिन किसका हिस्सा है, महाद्वीपों का हिस्सा है। आगे लिखा है महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक हैं, ठीक है। दूसरा है वितलीय मैदान। तो महासागरों के अंदर मैदान पाए जाते हैं बड़े बड़े। तो लिखा है ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। तो याद रखना, जैसे आप समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका महाद्वीप है और ये महासागर है, ठीक है। तो जब नदियां आती हैं महाद्वीपों से तो बड़े बड़े अवसाद ला करके जमा करती जाती हैं, जो यहाँ पे मैदान में जमा होता चला जाता है अवसाद। तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। आगे है मध्य महासागरीय कटक। कटक कैसे बनते हैं पहले आप इसको समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हो गई। जब 2 प्लेटें दूर भागती हैं तो नीचे का मैग्मा ऊपर आ जाता है और आ करके ये मैग्मा ऊपर आके फैल जाएगा। जब ऊपर आके फैल जाएगा तो एक कटक का आकार ले लेता है और कटक का मतलब होता है महासागरीय पठार। तो जो महाद्वीपों पे पठार को हम महासागरों में ही कटक बोलते हैं। तो मैग्मा आकर के जमा हो जाएगा और ये ऊपर ये सागर तल है, तो सागर के नीचे ही कटक पाए जाते हैं जिसे हम पठार भी कहते हैं, इसमें खनिज पाए जाते हैं। तो लिखा है मध्य महासागरीय कटक कहाँ पाया जाता है, ये अटलांटिक महासागर में। तो लिखा है मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। आगे मैं पे दिखाता हूँ। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो मैंने आपको समझाया अभी। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक विभाजक पठार और इसकी गहराई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। पिछले अध्याय में आपने मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ज्वालामुखी की जानकारी आपने प्राप्त की थी, ठीक है।
यहाँ एक मैप दिया गया है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा, फिर आते हैं। ये आप देखिएगा, ये है आपका कटक, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जब दो प्लेटें दूर भागती हैं, ये देखिए दो प्लेटें दूर भागती हैं, तो ये देखिए यहाँ पर महासागरीय कटक का निर्माण हुआ, ये देखिए कटक बना हुआ है। तो यही मैग्मा बाहर की ओर निकल आता है और निकल करके फैल जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मतलब महासागरीय कटक की संज्ञा दी जाती है। आगे लिखा है ज्वालामुखी और भूकंप, भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण। भूकंप और ज्वालामुखी तो हमने पहले पढ़ा था अगले अध्याय में, अब हम वितरण पढ़ेंगे कि भूकंप कहाँ आते हैं और ज्वालामुखी कहाँ आते हैं। तो लिखा है भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र 4.5 ए और बी में अध्ययन करें। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे, यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा, आगे मैं समझाता हूँ सब चीजें, ठीक है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका और की ओर जाती है, और दूसरी जो है म्यांमार मतलब म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी तक जो एक ऐसी रेखा से मिल जाती है, ठीक है। अब इसको समझा देते हैं। यहाँ देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, ये है आपका जो है, जो ये आपको ये दिख रहा है, ये जो बिंदी बिंदी आपको दिख रही है, ये सब भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये भारतीय, ये देखिएगा यहाँ पर ये भारत का क्षेत्र जहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं। ये आपका जो हो गया क्या, म्यांमार होते हुए गिनी की खाड़ी होते हुए देखो ये पूरा प्रशांत महासागर में फैल गया है ये, ठीक है। और ये लाइन दिख रही है, यहाँ भी भूकंप आते हैं। और जो ये बिंदी रखे हैं ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं, यहाँ ज्वालामुखी आते हैं। और ये देखो एस आकार का कटक हो गया, ठीक है। तो ये प्लेटों की सीमाएं हैं, यहीं पर भूकंप ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। आगे लिखा है भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र जो है, सॉरी यहाँ लिखा है आप यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला है के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों की ओर और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः या मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन और हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागर केंद्र में भूकंप अधिक गहराई पाए जाते हैं। मतलब कहने की यह है कि जो आपका ये आपका मध्य महासागरीय कटक है, खास करके अटलांटिक महासागर में, वहाँ भूकंप कम आते हैं, लेकिन जो प्रशांत महासागर है, हिमालय जो क्षेत्र है, अल्पाइन पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप ज्यादा गहरे आते हैं, ये समझाया गया है। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुरूप करते हैं। प्रशांत महासागर किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये रिंग ऑफ फायर को दिखाया गया है। आप जब अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये पूरे में ज्वालामुखी फटता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ज्वालामुखी जलता हुआ दिखाई देता है। तो पृथ्वी जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो इसे हम जलता हुआ दिखाई देगा, तो इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यही है आपका रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर कितने महाद्वीपों जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, इसी किनारे किनारे जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं आपका रिंग ऑफ फायर। पूछा जाएगा रिंग ऑफ फायर कहाँ बनता है, प्रशांत महासागर में। कैसे बनता है, ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी जो फट जाते हैं उसी से रिंग ऑफ फायर बनता है। आप इस मैप पे भी देख सकते हैं, ठीक है, कि रिंग ऑफ फायर कैसे बना हुआ दिखाया गया है, ठीक है। आगे है जो है सागरीय जो है अंततल का विस्तार कैसे हुआ। तो लिखा है जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रवाह उपरांत अध्ययनों से महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है, जो वेगनर के जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं था। चट्टानों के पुरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण से विशेष रूप से इन तथ्यों को उजागर कर दिया। कैसे, यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा का प्रवाह करते हैं, मतलब लावा बाहर निकलते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि कटक जो है उनमें सब समानता पाई चट्टानों में, इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि सब एक जैसे रहे होंगे। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम है। कटकों के सिर से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक होती है, ठीक है। तीसरा है महासागरीय
प्रॉपर्टी की चट्टानें महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, ठीक है, कि चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं पाई गई हैं। अगला है, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गार अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गार केंद्र कम गहराई में पाए जाते हैं। तो मतलब कहने मतलब जहां खाई होती है, जहां पर मतलब डीप क्षेत्र होता है महासागरों में, वहां पे भूकंप ज्यादा गहरे पाए जाते हैं, और जैसे प्रशांत महासागर में। लेकिन जो मध्य महासागरीय कटक है वहां भूकंप कम गहराई पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर उतना गर्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इस मैप को हम समझाते हैं। आगे लिखा है, इस तथ्य और महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेन्स ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे महासागरीय अंतः विस्तार के नाम से जाना गया। आगे लिखा है, हेन्स ने यह तर्क अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय प्रॉपर्टी में विभेदन हुआ और नया लावा एक इस दरार को भरकर महासागरीय प्रॉपर्टी को दोनों तरफ के ढकेल रहा है। इस तरह महासागरीय जो है अंध स्थल का विस्तार हो रहा है। मतलब कहने मतलब महाद्वीप जब विस्थापित हो रहे हैं चारों तरफ, तो महासागरों का विस्तार बढ़ता जा रहा है। आगे लिखा है, महासागरीय प्रॉपर्टी का अपेक्षाकृत नवीन होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेन्स ने महासागरीय प्रॉपर्टी के क्षेपण की बात कही। हेन्स के अनुसार यदि ज्वालामुखी प्रॉपर्टी से नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। कहने मतलब यह है कि अगर कहीं ज्वालामुखी के द्वारा नई चट्टानें बनती भी हैं, तो चट्टानें आपस में गल करके नष्ट भी होती हैं, दोनों चीजें होती हैं। महासागरीय तल पर विस्तार की जो है मूल संरचना को दिखाया गया है चित्र में, उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लेटों की ये देखिए तमाम प्लेटें हैं। इसको आगे भी समझाते हैं कौन कौन सी प्लेटें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। पहले हम ये समझ लेते हैं। आप इस मैप पे आप देखिए ध्यान से, ये महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को बताया गया है। ठीक है, कि सबसे पहले सारे महाद्वीप क्या थे, एक जगह पे इकट्ठा थे, फिर उनमें आपस में टुकड़े हुए और टूट करके कैसे कैसे अलग हुए, और वर्तमान स्थिति ये बनी हुई है। इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, और कौन कौन सी प्लेटें बनी हैं, इन प्लेटों को यहाँ पर देखो आप, यहाँ करके सबको एक एक करके लिखा गया है। ठीक है, सबके यहाँ नंबर डाले गए हैं। तो कहने मतलब है कि पहले सब एक जगह पे इकट्ठा थे, वो उन्हीं के लोगों का विस्थापन हुआ है। आगे आते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं इसे, हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्या है, तो लिखा है, महासागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र, मतलब 3 विद्वान हैं, इन लोगों ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को संमिलित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक कहा गया। एक विवर्तनिकी प्लेट, जिसे जो है लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार एक खंड है, जो महाद्वीपों और महासागरीय जो है स्थल मंडल से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। मतलब कहने का मतलब है, आप इस मैप पे देखिए कि नीचे दुर्बलता मंडल है, मेंटल है, और ऊपर प्लेटें हैं जो लगातार चल रही हैं। आप इस मैप पे पहले समझ लीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ जितनी प्लेटें बनी हैं, चाहे यूरेशियाई प्लेट हो, यहाँ चाहे आपका इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो, यहाँ चाहे आपका दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो, यहाँ उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो, यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट आपका अफ्रीकी प्लेट है, ये सब जो है तैर रही हैं किस पर, दुर्बलता मंडल मेंटल के ऊपर तैर रही हैं सब, और इनमें गतियां बराबर बनी हुई है, तभी भूकंप ज्वालामुखी आते हैं। आगे लिखा है कि ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपों और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर के बना है। यह प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है, जो मैंने समझाया। स्थल मंडल में प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई लगभग महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। तो मतलब कहने का मतलब है कि महासागरों में प्लेटों की मोटाई कम पाई जाती है और महासागरों में उसकी मोटाई क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस
प्लेट का अधिकतर भाग महासागर और महाद्वीपों से संबंध है। मतलब कहने की यह है कि प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, एक महाद्वीपीय प्लेटें, एक महासागरीय प्लेटें। अभी आपको मैं दिखाता हूं, पहले आप यहाँ देख लीजिएगा। आप ये देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये महाद्वीपीय प्लेटें हैं, ये सब महाद्वीपीय प्लेटें हैं। और महासागरीय प्लेट कौन है? नजका प्लेट, इसमें महासागर है। प्रशांत प्लेट, इस पे महासागर है। अंटार्कटिका प्लेट, इस पे महासागर है। ठीक है, आगे लिखा है, यहाँ लिखा है जैसे उदाहरण के रूप में प्रशांत प्लेट, ठीक है, मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियाई प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों का बना हुआ है। ठीक है, तो 7 मुख्य प्लेटें कौन कौन सी पाई जाती हैं वो बताया गया है, और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां, भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। ठीक है, तो पर्वतों का जो निर्माण हुआ है ये भी प्लेट टेक्टोनिक का ही सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले कौन प्लेट है? अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट कहाँ पे है पहले इसको देख लीजिएगा। ये आपका यहाँ देखो, यहाँ लिखा है अंटार्कटिका प्लेट लिखा है। ठीक है, तो आपने अंटार्कटिका प्लेट को मैप पे देख लिया, तो लिखा है जिसमें अंटार्कटिका और इसके चारों ओर से घिरे हुए महासागरीय प्लेट भी शामिल है। तो कहने का मतलब है कुछ प्लेटें ऐसी हैं जिस पर महाद्वीप और महासागर दोनों स्थित हैं। आप ये देखिए, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पे महासागर भी है, महाद्वीप भी है। अंटार्कटिका प्लेट पे महासागर भी है और महाद्वीप दोनों हैं। ठीक है, दूसरी प्लेट कौन सी है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट। उत्तरी अमेरिकी प्लेट कहाँ पर है? ये लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताया गया है? तो लिखा है जिसमें पश्चिमी अंटार्कटिका तक सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, पश्चिमी अंटार्कटिक तट समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरेबियन द्वीप प्लेट इससे पृथक होते हैं। फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। ठीक है, इसके बाद है यूरेशियाई प्लेट। सब मैंने प्लेटें आपको दिखा दिया है। इसके बाद कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट, ठीक है, नजका प्लेट, ये प्रशांत महासागर में है। अरेबियन प्लेट, ये आपका अरब प्रायद्वीप है। आप इसको पहले लोकेट कर लीजिएगा एक बार। यहाँ देखिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका नजका प्लेट प्रशांत महासागर में, कोकोस प्लेट प्रशांत महासागर में, अरेबियन प्लेट ये छोटी प्लेटें हैं, इस पर अरब प्रायद्वीप स्थित है। ठीक है, इसके बाद है आपका जो है फिलीपीन प्लेट, इसके बाद में कैरोलिन प्लेट, इसके बाद में फ्यूजी प्लेट। ये सब प्लेटें जो हैं मैंने आपको सब दिखा दिया है। मैं दोबारा एक बार इसको और दिखा देता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ और प्लेटें, जैसे यहाँ लिखा है कैरोलिन प्लेट हो गया, ये फिलीपींस प्लेट हो गया, यहाँ पे जो है एल्यूसियन खाई भी है। ठीक है, यहाँ पे कोकोस प्लेट हो गया, यहाँ पे कैरेबियन प्लेट हो गया। ठीक है, और ये सब प्लेटें जो हैं मिल करके ही हमारी पूरी पृथ्वी पर फैली हुई हैं, और जो जिस पर महाद्वीप सारे स्थित है और महासागर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार चित्रण कर रही हैं। वेगनर की संकल्पना है कि केवल महाद्वीप गतिमान है, सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो वेगनर ने कहा कि केवल महाद्वीप चलते हैं, तो महाद्वीप में गति नहीं है, महासागरों में भी गतियां हैं। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान रही हैं, मतलब प्लेटें आपस में गति करती हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। चित्र 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय प्लेटों में स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर के बना एक सुपर महाद्वीप था जिसे पेंजिया के रूप में विद्यमान था। मैंने आपको बता दिया था पहले पेंजिया था। यद्यपि बाद में की खोजों से स्पष्ट है कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के रूप में स्थित हैं, भूवैज्ञानिक काल पर्याप्त चलयमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीप भूखंडों से के अभिसरण से बना था जो अभी एक या किसी दूसरे प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय और आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय भूखंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। ठीक है, अब आते हैं प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। मतलब
प्लेटें तीन प्रकार से गति करती हैं। पहला है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा के सहारे प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे की विपरीत जाती हैं। आप इस मैप पे देखिएगा, जब दो प्लेटें दूर भागती हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बना के समझाते हैं, वहां बना भी है। जब दो प्लेटें दूर भागती हैं तो उस प्लेट को क्या कहते हैं, अपसारी सीमा कहते हैं। ठीक है, तो इसके सहारे क्या होता है, मैग्मा बाहर आ जाता है और कटकों का निर्माण होता है। इससे दरारी ज्वालामुखी भी उत्पन्न होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो लिखा है, तो अपसारी सीमा किसे कहते हैं, आपने मैप पे देख लिया। तो लिखा है, जब दो प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में अलग हटती हैं तो एक प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है, जो मैग्मा ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसे अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं उसे अपसारी मतलब प्रसारी भी कहा जाता है, स्थान भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जहां से मतलब अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट और यूरेशियाई और अफ्रीकी प्लेट अलग हो रहे हैं। अब अपसारी सीमा के सहारे प्लेट कैसे अलग हो रहे हैं, इस चीज को हम मैप पे पहले समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप को ध्यान से समझिएगा। ये देखिएगा, तो ये आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, पूरा ये, और यहाँ देखिएगा, ये यूरेशियाई प्लेट इधर जा रही है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है, तो दो प्लेटें दूर भाग रही हैं। और यहाँ पर अफ्रीकी प्लेट इधर जा रही है, और ये जो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है। तो जब दो प्लेटें दूर भागेंगी तो बीच में गैप हो जाएगा, और इसी से मैग्मा निकल करके, और यहाँ पर देखिए एस आकार का फैल गया है, और इसी से अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे बताया गया है। आगे कह रहा है अभिसरण सीमा क्या है, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से आके टकराती हैं, आप अपने मैप पे देख लीजिएगा। जब दो प्लेटें, मान लीजिए एक प्लेट ये है, आप मैप भी देखते रहिएगा, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसे हम अभिसरण सीमा कहते हैं। ठीक है, और इस जब टकराती हैं तो इसी से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो हिमालय की उत्पत्ति इसी से हुई है, अभिसरण सीमा के सहारे हुई है, और इसी के सहारे बड़े बड़े भूकंप आते हैं, और ज्वालामुखी ज्यादा इसी के सहारे, विस्फोट ज्वालामुखी इसी सहारे उत्पन्न होते हैं। तो लिखा है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, मतलब टकराती है, मान लीजिए एक दो प्लेटें हैं, जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो एक प्लेट क्या होगी, दूसरी प्लेट में सबडक्ट कर जाएगी। तो लिखा है, वह अभिसरण सीमा है, वह स्थान जहां प्लेट धंसती है उसे जो है परविष्ठन क्षेत्र या जो है सबडक्शन जोन भी कहते हैं। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दो महासागरीय प्लेट के बीच, और दो महाद्वीपों प्लेट के बीच। तो अभिसरण तीन तरह के हो सकता है, कैसे समझ लेना। पहला है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच। जैसे मान लीजिए एक आपका महाद्वीपीय प्लेट है तो एक महासागरीय प्लेट है, इसके सहारे। दूसरा, दो महासागरीय प्लेट सहारे, मतलब दो महासागरीय प्लेट हैं उनके सहारे। और तीसरा, दो महाद्वीपीय प्लेटों के सहारे, दो बड़ी महाद्वीप प्लेटें हैं उनके सहारे। उदाहरण के साथ समझाते हैं आपको, आप इस मैप पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दो प्लेटें, जैसे मान लीजिए एक प्रशांत महासागर प्लेट, एक नजका प्लेट, दोनों महासागरीय प्लेट हैं तो उनके सहारे आपस में। ठीक है, दूसरा, एक महासागर एक महाद्वीप है, तो आप देख लीजिएगा, ये पूरा यूरेशिया प्लेट महाद्वीप है, और ये महासागर प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया। और तीसरा हो गया दो महासागरीय प्लेट, मतलब दो महाद्वीपीय प्लेट, तो एक इंडियन प्लेट एक यूरेशिया प्लेट, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो इस तरह से तीन तरह की प्लेटें आपस में मिल जाती हैं। अब तीसरा है रूपांतरण सीमा। रूपांतरण सीमा किसे कहते हैं, आप इस मैप पे देख लीजिएगा पहले। ठीक है, आप यहाँ मैप पे देखिएगा कि दो, मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, और एक ही प्लेट जब दो दिशाओं में जो है एक दूसरे के विपरीत भागती हैं तो उसे हम रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसके सहारे ना तो प्लेटों का निर्माण होता है और ना प्लेटें विनाश होता है, कुछ नहीं होता। तो लिखा है, साफ साफ यहाँ लिखा है, जहां ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है प्लेटों का, और ना ही नई प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उन्हें हम रूपांतरित सीमा कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही हैं, याद रखना। इसका कारण यह है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं, मतलब एक दूसरे के क्या है, विपरीत में सरक जाती है। जैसे मैंने आपको मैप पे दिखाया, आप ये लगातार मैप देखते रहिएगा। ठीक है, आगे लिखा है, रूपांतरण भ्रंश दो प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में
पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूसरे प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार की गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों का भिन्न प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्लेटें गति 3 प्रकार की होती हैं। प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है? प्लेट प्रवाह दरें क्या होती हैं? जो प्लेटें गति कर रही हैं उनकी गति क्या, उनका मतलब की दर क्या है? तो सामान्य और उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक महासागर की प्रवाह दर सबसे कम है, मतलब कि जो आर्कटिक महाकटक है, आर्कटिक क्षेत्र की, उसकी प्रवाह दर सबसे कम है। कितना है? 2.5 सेंटीमीटर की प्रति वर्ष से भी कम है। ईस्टर्न द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से जो है 5400 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, दक्षिण प्रशांत महासागर में इसकी प्रवाह दर कितना सर्वाधिक है? 5 सेंटीमीटर प्रति अधिक। तो प्लेटों की गति कहीं पे कम तो कहीं पर ज्यादा होती है, इसी से भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। प्लेट को संचालित करने वाले बल क्या होते हैं? लिखा है, जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि महासागरीय अंधतल विस्तार और प्लेट विवर्तन की दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर के गतिमान है। मतलब कि जो अंदर में है वो गतिमान है और अंदर से भी तमाम संवहन तरंगें निकलती हैं। प्लेट विचरण करती हैं या आज एक जो है अकाट्य सत्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण आर्द्र धरातल पर पहुंचता है, फैलता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बराबर दोहराता रहता है। मतलब प्लेटें पहले उत्पन्न होती हैं, फिर वो आपस में गल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और फिर नई प्लेट का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, भारत को देख सकते हैं। पहले भारत कहाँ पे था? आप देख सकते हैं पहले गोंडवाना का हिस्सा था, पहले भारत यहाँ था। फिर इसके बाद धीरे धीरे भारत जो है 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। फिर इसके बाद विषुवत रेखा को पार किया। देखो ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा को पार कर गया। इसके बाद में भारत की स्थिति जो है आज यहाँ है, मतलब यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची और आज वर्तमान में ये हो गई और ये लगातार ऊपर की ओर जा रही है। तभी यहाँ हिमालय में भूकंप आ रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इंडिया कैसे जो है नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर मूव किया है। वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। मैंने आपको बताया वही। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम है, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होप्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया था, जिसने बाद में हैरी हेंस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। जो प्लेटें इसीलिए प्रवाहित होती हैं, नीचे जो है प्रवाह होता रहता है। अब आते हैं भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट का संचलन कैसे हुआ है मैंने आपको भैया भी पूरा बता दिया है। आप ये देख सकते हैं कैसे भारत जो है पहले जो है साउथ में था, फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर जो है मूव करता हुआ विषुवत रेखा को पार किया और आज कहाँ पहुंच गया है उसी को दिखाया गया था। लिखा है, भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप स्थित था। तो भारतीय प्लेट में 2 क्षेत्र थे, याद रखना। आप इस मैप पे दोबारा देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये आप देखिए यहाँ पे इंडो लिखा है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तो भारतीय प्लेट के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी जुड़ी हुई थी, इसी चीज को यहाँ बताया गया है। ठीक है, लिखा है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट महाद्वीप भाग सम्मिलित थे। तो हमारा जो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिला हुआ था। हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ पाया जाने वाला जो है पर्विस्टन क्षेत्र सबडक्शन जोन इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण है। तो 2 महाद्वीपीय प्लेट टकराई, एक यूरेशियाई प्लेट और एक इंडियन प्लेट, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं के रूप में है, अर्थात 2 महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। यह पूर्वी दिशा में म्यांमार के जो है आकियोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा पर विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में स्थित है। आप इसको पहले देख लीजिएगा।
आप इस मैप पे देख के समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा इंडियन प्लेट का है, तो इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई है और ये सीमा, इसकी सीमा ये देखिए, यही सीमा जो है कहाँ चली आई, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया होते हुए ये चली आई है, ये जावा होते हुए। तो जावा ट्रेंच यहाँ लिखा भी है, जो वहाँ मैंने पढ़ा है उसी को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आगे लिखा है, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है या आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तार जल तल में है मिल जाती है। आगे बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। आप यहाँ मैप पे दोबारा देखिएगा, ये उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां से जब आती है तो यही जो है यहाँ पे बढ़ते हुए और ये आपका लाल सागर तक पहुंच जाती है। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे है यहाँ पे, आगे यहाँ लिखा है कि जो है भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। तो जो आर्कटिक सीमा है उसे भी होता है, जो एक अपसारी सीमा है। अपसारी सीमा मतलब एक दूसरे से विपरीत भाग रही हैं और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होते हुए न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल से मिल जाती है। आप इसको दोबारा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, ये आपका है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका है, यहाँ न्यूजीलैंड है और यहाँ से ये प्लेट टूटते हुए आई है और यहाँ आकर के न्यूजीलैंड से मिल गई है, ठीक है। तो ये प्लेट ये पूरा, एक प्लेट ये पूरा। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में कोई एक ही प्लेट है, तो जब ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पे है इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कभी ज्वालामुखी नहीं आता है, ठीक है। आगे लिखा है, भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक तटीय सागर इसे पश्चिमी एशिया मतलब महाद्वीप से अलग करता था। मतलब कि यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में कौन सा सागर था, तटीय सागर था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। मैंने आपको ऊपर बताया भी, लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया, मतलब यूरेशिया प्लेट से टकराया, परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, ठीक है। तो भारतीय जो प्लेट टकराई तभी जाकर के हिमालय का क्या हुआ, उत्थान हुआ। आगे लिखा है 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति का मानचित्र 4 में दिखाया गया है। जो आरेख 4 और 6 महाद्वीपीय भारतीय महाद्वीप और यूरेशियाई प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आगे मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया था, आप इस मैप को दोबारा देखिएगा। यहाँ देखिएगा भारतीय प्लेट पहले यहाँ से थी और धीरे धीरे आकर के ये यूरेशियाई प्लेट से यहाँ पे टकरा गई है, तभी हिमालय जैसे पर्वत की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। इसी चीज को यहाँ पर यह सिद्ध किया गया है, बताया गया है। आगे लिखा है, आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। मतलब पहले ये 50 दक्षिण मतलब कि दक्षिण अक्षांश पे था, मतलब दक्षिण गोलार्ध में था। इन दो प्रमुख प्लेटों को तटीय सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। इसी से दक्कन ट्रेप बना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। तो अगर पूछा जाए कि हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, इसका मतलब है कि भारतीय प्लेट आज भी लगातार उत्तर की ओर खिसक रही है, इसीलिए हिमालय और ऊपर होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब वैज्ञानिक कहते हैं कि आज भी प्लेटों की गतियां हो रही हैं और बढ़ रही हैं। आगे अब हम लोग कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? अब्राहम आर टेनियम्स ने। दूसरा क्वेश्चन है, पोलर जो है फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से, ऐसा मैंने बताया था, आगे हमने पढ़ा था। इनमें से कौन सी लघु प्लेटें नहीं है, मतलब कौन सी इसमें लघु प्लेटें नहीं है? तो अंटार्कटिका लघु प्लेट नहीं है, ये बृहद प्लेट है। बाकी सब फिलीपीन प्लेट, नजका, अरब, ये सब छोटी प्लेटें हैं,
ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।